चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं आज। हाँ बताइए। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी है जो कहती है कि पिछले 20 सालों में हमारा जो ध्यान देने का समय है, जिसे अटेंशन स्पैन कहते हैं, अच्छा, वो एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। सच में? गोल्डफिश से भी कम? हाँ, सोचिए जरा, सन 2000 में हम 12 सेकंड तक फोकस कर पाते थे और अब सिर्फ 8 सेकंड। बाप रे। और हमारे हाथ में जो आज का स्रोत है वो तो सीधी बात कहता है, हम धीरे धीरे डिजिटल ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और हमारी जिंदगी का रिमोट वो एल्गोरिदम के हाथ में है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं वो बुक ट्यूबर हिंदी नाम के एक यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट है। और हमारा मकसद सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है। हम उन 5 आदतों को गहराई से समझेंगे जिन्हें स्रोत में सिर्फ आदतें नहीं बल्कि जीने के बुनियादी उसूल या अस्तित्व के नियम कहा गया है। अस्तित्व के नियम, ये तो बहुत भारी शब्द है। और कमाल की बात यह कि ये आदतें सुनने में इतनी आम और बोरिंग लगती हैं कि दिमाग फौरन कहता है हाँ हाँ ये तो मुझे पता है। हाँ, ये होता है। और स्रोत के मुताबिक यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें 99% लोग फंस कर रह जाते हैं। ये तो मुझे पता है वाला जाल, ये सच में सबसे खतरनाक है। तो चलिए पहले उसूल पर आते हैं। अपने गोल्डन आवर्स पर किसी किले की तरह सुरक्षित रखना। गोल्डन आवर्स? हाँ, मतलब दिन का वो समय, शायद सुबह के पहले कुछ घंटे, जब हमारा दिमाग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन अब में से ज्यादातर लोग करते क्या हैं? फोन उठाते हैं। आंख खुलते ही फोन हाथ में, और दिमाग में नोटिफिकेशंस, ईमेल, दूसरों की छुट्टियों की तस्वीरों और रील्स का कचरा भर लेते हैं। और ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, इसके पीछे गहरा न्यूरो साइंस है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि जब आप एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में ही सोच रहा होता है। अच्छा। तो सुबह सुबह जब आप दिमाग पर 50 अलग अलग चीज़ों की बमबारी कर देते हैं तो आपके दिमाग का जो बॉस है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बुरी तरह थक जाता है। स्रोत में एक बैटरी वाला उदाहरण दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत अच्छा है। सोचिए, आप सुबह 100% चार्ज हुई बैटरी के साथ उठे, लेकिन असली जरूरी काम शुरू करने से पहले ही आपने 40% बैटरी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च कर दी। अब बची हुई 60% बैटरी से आप अपने बड़े सपने कैसे पूरे करेंगे? ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये हमारी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। हाँ बिल्कुल, मानसिक ऊर्जा की। एकदम सही। और किसी काम में पूरी तरह डूब जाने के लिए, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, दिमाग को कम से कम 20 मिनट का बिना रुकावट वाला गहरा फोकस चाहिए। कम से कम 20 मिनट भी पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप बस सतह पर तैरते रहेंगे। लेकिन क्या 20 मिनट्स का गहरा फोकस आज की दुनिया में मुमकिन भी है? मेरा मतलब है, हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसी नौकरियों में हैं जहां हर 5 मिनट में कोई ईमेल या मैसेज आ ही जाता है। तो इसके लिए कोई क्या करे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है सीमाएं तय करना। सीमाएं? शायद इसका मतलब हो सकता है कि आप दिन का पहला 1 घंटा नो मीटिंग, नो ईमेल जोन घोषित कर दें, या अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करें। क्योंकि जैसा कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, और ये बात स्रोत में भी है। क्या कहा था उन्होंने? जो इंसान अपने दिन के 2/3 हिस्से का मालिक नहीं है, वो एक गुलाम है। वाह। तो अपने गोल्डन आवर्स को बचाना असल में अपनी आजादी को वापस पाना है। अपनी आजादी को वापस पाना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और दिलचस्प बात है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर उस मशीन को ही भूल जाते हैं जो इस ऊर्जा को पैदा करती है, हमारा शरीर। बिल्कुल। और यहीं से हमारी दूसरी आदत जुड़ी है, हर दिन शरीर को हिलाना। और स्रोत साफ कहता है कि इसका मतलब जिम जाके बॉडी बिल्डर बनना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आदत दिमाग के लिए ज्यादा है, शरीर के लिए कम। इसका एक आप कह सकती हैं विकासात्मक संदर्भ है। लाखों सालों तक इंसान का शरीर मीलों चलने, दौड़ने, शिकार करने और खतरों से बचने के लिए बना था। सही बात है। हमारा दिमाग और शरीर एक साथ मूवमेंट के लिए ही विकसित हुए हैं। आज जब हम एक कुर्सी पर 10-12 घंटे बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर दिमाग को भ्रम वाले सिग्नल भेजता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? या तो हम बीमार हैं या किसी खतरे में फंसे हुए हैं, इसीलिए हिल नहीं पा रहे। नतीजा, हमारा दिमाग बेचैनी और डिप्रेशन पैदा करने लगता है। माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस का भी जिक्र है, जिसमें यही बात कही गई है। हाँ,
ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी जिंदगी से हर तरह के शारीरिक संघर्ष को हटा दिया है और अब हमारा दिमाग बोर होकर अपने लिए ही मानसिक संघर्ष पैदा कर रहा है। बिल्कुल। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो तेज चलना ही क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? वैज्ञानिक इसे मजाक में दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो या खाद कहते हैं। खाद? हाँ, ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है, याददाश्त को तेज करता है और मूड को स्थिर रखता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एंडोर्फिन से अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये असल में दिमाग की बनावट, उसके स्ट्रक्चर को बदल रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दवाइयाँ दिमाग के केमिकल्स को अस्थायी रूप से बदल सकती हैं, लेकिन एक्सरसाइज दिमाग के हार्डवेयर को ही अपग्रेड कर देती है। हार्डवेयर को अपग्रेड करना? हाँ, वो नए रास्ते बनाती है। इसीलिए स्रोत की वो प्राचीन कहावत इतनी गहरी है, रुके हुए शरीर में एक एकाग्र मन चिंता का नुस्खा है। मूवमेंट के बिना हमारा दिमाग खुद का ही दुश्मन बन जाता है। दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड करना कमाल है। और हमारी बायोलॉजी को चलाने वाले ऐसे ही एक और हार्डवेयर की बात तीसरी आदत में की गई है, जो सुनने में इतनी साधारण है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सी आदत? है सूरज की रोशनी लेना। स्रोत के मुताबिक स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन इसे हमारे बायोलॉजी का सबसे जरूरी स्विच मानते हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा? जब हम सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर सूरज की सीधी रोशनी लेते हैं, खिड़की के शीशे से नहीं बल्कि बाहर जाकर। हाँ, तो ये रोशनी हमारी आंखों के खास सेल्स के जरिए शरीर की मास्टर क्लॉक को सेट करती है। इस घड़ी का वैज्ञानिक नाम है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस या SCN। ये घड़ी दिमाग को बताती है कि दिन शुरू हो गया है, जाग जाओ। और इसके जवाब में शरीर क्या करता है? इसके जवाब में शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन का एक स्वस्थ स्पाइक रिलीज करता है। अब लोग कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन मानकर बुरा समझते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन सुबह का ये कॉर्टिसोल स्पाइक ही हमें दिन भर के लिए ऊर्जा और फोकस देता है। ये शरीर का अपना मुफ्त का नेचुरल कॉफी शॉट है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रात की नींद की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि मैंने सुबह उठकर क्या किया। एग्जैक्टली। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है, क्योंकि हम हमेशा नींद को सोने से ठीक पहले की आदतों से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल। असली जादू तो रात में होता है। जब आप सुबह सूरज की रोशनी लेते हैं तो आप अनजाने में एक टाइमर सेट कर देते हैं। टाइमर? ठीक 14 से 16 घंटे बाद आपकी मास्टर क्लॉक दिमाग को मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल देंगी, जो गहरी नींद लाने के लिए जरूरी है। मैथ्यू वॉकर ने अपनी किताब वाई वी स्लीप में साफ चेतावनी दी है कि अगर ये सर्केडियन रिदम यानी हमारी जैविक घड़ी बिगड़ जाए तो डिप्रेशन, मोटापा और कमजोर याददाश्त जैसी अनगिनत समस्याएं होती हैं। और सुबह फोन की नीली रोशनी देखना इस सिस्टम को हैक करने जैसा है। बिल्कुल। ये तो उन लोगों के लिए ठीक है जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं। लेकिन कोई अगर रात की शिफ्ट में काम करता हो तो जी, क्या उसकी बायोलॉजी अलग तरह से काम करती है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बायोलॉजी वही रहती है, लेकिन उन्हें इसे आर्टिफिशियली मैनेज करना पड़ता है। कैसे? स्रोत में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ह्यूबरमैन जैसे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि रात की शिफ्ट वाले लोग जब उठें, चाहे शाम के 4 ही क्यों न बज रहे हों, तो उन्हें बहुत तेज रोशनी वाली लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ताकि बॉडी क्लॉक को सुबह का सिग्नल मिल सके। हाँ, और काम से घर जाते समय डार्क सनग्लासेस पहनने चाहिए ताकि सुबह की असली धूप उनकी घड़ी को कंफ्यूज न कर दें। लेकिन बात वही है, रोशनी आपकी घड़ी सेट करती है। और इसके लिए बहुत समय भी नहीं चाहिए होता होगा। नहीं, धूप वाले दिन 10 मिनट और बादल वाले दिन 20-25 मिनट काफी हैं। तो एक तरफ तो हमें सुबह की प्राकृतिक रोशनी चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दिन भर अपने फोन की बनावटी नीली रोशनी में घिरे रहते हैं। और यहीं से हम चौथी और शायद सबसे दर्दनाक आदत पर आते हैं, डिजिटल सीमाएं तय करना। दर्दनाक तो है। स्रोत उस फोन को, जिस पर शायद बहुत से लोग ये सुन रहे हैं, दोस्त नहीं बल्कि एक एक्सट्रैक्शन मशीन कहता है, जो हमारा ध्यान और समय निचोड़ रही है। हाँ, और ये मशीन डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर पर चलती है। डॉक्टर एना लेम्के की किताब डोपामीन नेशन का हवाला देते हुए स्रोत समझाता है कि हम डोपामीन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। डोपामीन ओवरलोड? सोशल मीडिया एप्स उसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं जिस पर कसिनो की स्लॉट मशीनें काम करती हैं। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। अच्छा। जब आप स्क्रॉल या रिफ्रेश करते हैं
तो आपको नहीं पता कि अगले पल आपको कोई मजेदार वीडियो मिलेगा, किसी दोस्त का लाइक मिलेगा या कुछ बोरिंग। यही अनिश्चितता दिमाग में डोपामीन की बाढ़ ला देती है। मैंने ये जरूर महसूस किया है। 30 मिनट तक रील्स देखने के बाद कोई किताब उठाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की कुछ पढ़ने की इच्छा ही मर गई हो। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब डोपामीन का बेसलाइन लेवल इतना बढ़ जाता है तो किताब पढ़ने, किसी से गहरी बात करने या बस शांत बैठने जैसी साधारण चीजों से मिलने वाला डोपामीन बहुत कम और बोरिंग लगने लगता है। तो स्रोत की बात सही है, हमारा ध्यान कम नहीं हुआ है, उसे हमसे चोरी कर लिया गया है। चोरी कर लिया गया है। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस पर एक हमला है। तो इस चोरी से बचने का तरीका क्या है? क्या हमें फोन फेंक देना चाहिए? नहीं, हमें डिजिटल तपस्वी बनना होगा। स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताता है। पहला, बेडरूम में फोन नहीं। ओके। अलार्म के लिए 200 रुपए की एक पुरानी अलार्म क्लॉक खरीद लें। दूसरा, सभी नॉन ह्यूमन नोटिफिकेशंस बंद कर दें। मतलब? अगर कोई इंसान आपको मैसेज नहीं कर रहा तो उस ऐप को आपको डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। तीसरा, ग्रे स्केल मोड का इस्तेमाल करें। हाँ, मैंने इस ग्रे स्केल ट्रिक के बारे में सुना है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शायद इसके पीछे का आइडिया फोन को एक ईंट जितना बोरिंग बना देना है ना? है ना? बिल्कुल। जब फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है तो वो चमक दमक वाले आइकन और तस्वीरें दिमाग को आकर्षित नहीं करते। और चौथा नियम है, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। उस 1 घंटे में पढ़िए, परिवार से बात कीजिए या बस कुछ मत कीजिए, क्योंकि जैसा स्रोत में कहा गया है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे तो आप ही वो प्रोडक्ट हैं जिसे बेचा जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि हम डिजिटल दुनिया से तो सीमाएं बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हम अनजाने में असली दुनिया में अपने सबसे जरूरी रिश्तों से भी दूरियां बना रहे हैं। बिल्कुल। और यही हमारी 5वीं और आखिरी आदत का केंद्र है, जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, खासकर वो लोग जो हार्डकोर डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये सच है। आदत है अपनों के साथ वक्त बिताना। और ये कोई इमोशनल या फ्लफी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत ठोस सबूत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इतिहास का सबसे लंबा अध्ययन किया है, द हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट। 80 साल तक चला था ये ना? हाँ, 80 सालों तक हजारों लोगों की जिंदगी को ट्रैक किया, उनकी सेहत, उनकी नौकरी, उनकी शादियां, सब कुछ सिर्फ ये जानने के लिए कि इंसान को आखिरकार स्वस्थ और खुश क्या रखता है। और 80 साल के डेटा का निष्कर्ष क्या था? पैसा, शोहरत? नहीं, 80 साल के डेटा का सबसे साफ निष्कर्ष एक ही शब्द था, रिश्ते। रिश्ते, अच्छे गहरे रिश्ते। जिन लोगों के 50 साल की उम्र में सबसे अच्छे रिश्ते थे, वो 80 साल की उम्र में सबसे ज्यादा स्वस्थ और खुश पाए गए। कमाल है। ये हमारी विकासवादी जरूरत है। लाखों साल पहले अगर किसी को कबीले से बाहर निकाल दिया जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। आज भी जब कोई अकेला महसूस करता है तो शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि हम खतरे में हैं। स्रोत में एक चौंकाने वाली तुलना की गई है। कहा गया है कि अकेलापन उतना ही जानलेवा है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट? 15 सिगरेट। ये आंकड़ा तो इस बात को एक भावना से निकालकर एक असली स्वास्थ्य संकट बना देता है। बिल्कुल। विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक थे और नाजी यातना शिविरों से जिंदा बचे, उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि उन भयानक हालातों में भी वही लोग जिंदा बचे जिनके पास जीने का कोई मकसद था, और वो मकसद, और अक्सर वो मकसद किसी और के लिए जीना होता था, अपने किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद। आज की भागदौड़ में हम अक्सर उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। स्रोत में नवल रविकांत का एक उद्धरण है जो मुझे अंदर तक हिला गया। कौन सा? You will only see your parents a few more times. Make it count. यानी आप अपने माता पिता से अब शायद कुछ ही बार और मिल पाएंगे। उन मुलाकातों को यादगार बनाइए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ते हमारी कमजोरी नहीं है, वे एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा आधार है जहां से आप दुनिया में बड़े जोखिम उठा सकते हैं। अच्छा। जब किसी को ये पता होता है कि अगर वो गिरेगा तो उसे संभालने के लिए कोई है, तो वो ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। प्यार और अपनापन ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये हमारी बायोलॉजिकल जरूरत है। तो ये थी वो 5 आदतें। अपने गोल्डन आवर्स की रक्षा करना, हर दिन शरीर को हिलाना, सुबह की सूरज की रोशनी लेना, डिजिटल दुनिया में सीमाएं बनाना और अपनों से जुड़ना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ स्रोत एक कड़वी सच्चाई भी बताता है। हाँ। वो कहता है कि 99% लोग इसे सुनकर कुछ नहीं करेंगे। उन्हें अपना डोपामीन हिट मिल गया है,
कि उन्होंने कुछ नया और ज़रूरी सीखा और अब वे अगली रील पर चले जाएंगे। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। ये सवाल उठता है कि क्यों हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि ये आदतें मुश्किल हैं। इनमें कोई तुरंत मिलने वाला मज़ा नहीं है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में तुरंत मज़ा है, लेकिन सुबह उठकर धूप में खड़े होने का फ़ायदा महीनों बाद नजर आता है। तो ये तात्कालिक संतुष्टि और दीर्घकालिक कल्याण के बीच की लड़ाई है। हाँ, और इसी बिंदु पर ये चर्चा सिर्फ व्यक्तिगत उत्पादकता से बड़ी हो जाती है। स्रोत कहता है कि अगर हमने सीमाएं तय नहीं की तो एल्गोरिदम हमारी नियति तय करेगा। एक्टिव कैसे बने? असली सवाल ये है, एल्गोरिथम द्वारा नियंत्रित दुनिया में कोई इंसान कैसे बना रह सकता है? वाह! ये 5 आदतें सिर्फ काम पूरा करने के तरीके नहीं हैं। ये एल्गोरिथम के युग में अपनी चेतना और अपनी इंसानियत को वापस पाने का संघर्ष है, और ये चुनाव हर किसी को हर रोज खुद करना होगा।